आज मेरे साथ हैं इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन वाजिद अवान साहब। बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही खिदमत कर रहे हैं मुल्क और कौम की। यहाँ जर्मनी में रह के पाकिस्तानियों के साथ बड़ी हमदर्दी करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैंने देखा है कि इनका जो अदारा है वो भरपूर खिदमत कर रहा है। हमने एक प्रोग्राम भी किया था। तो आजकल जो हालात हैं मुल्की और आलमी सतह पे, क्योंकि ये अच्छी निगाह रखते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो मैंने फिर आज इनसे दरख्वास्त की कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, बताएं हालात का, आपकी अच्छी नज़र होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। तो क्योंकि फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। दोस्तों को फिर थोड़ा सा और बताइएगा पार्टी के बारे में। बाज़ दफ़ा नए हमारे कारीन नाजरीन हैं, आजकल हम टिकटॉक पे भी चले गए हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग प्रोग्राम देखते हैं। अपना थोड़ा सा मंशूर बताइएगा, तारफ़ करवाइएगा, फिर मुल्की हालात और आलमी हालात पे तबसरा करते हैं। जी जी इस्तेकाम पाकिस्तान रजिस्टर जर्मनी 2013, जिसका मंशूर है कि हम एक कौम है, ठीक। तरक्की करना हमारा मकसद है और जी पाकिस्तान के तमाम शहरी हकूक में बराबर है, जी। जिसको हम जमहूरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और राइट्स। अच्छा तो ये हमारी तंजीम है, जो मैं थोड़ा सा फर्क करना चाहता था दूसरी तंजीम से जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा। तो पाकिस्तान में हम अल्लाह के फजल से, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने आलमी हालात के बारे में बात की है, मैं उसके बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। जो आजकल आलमी हालात की जो सारी तवज्जो है, पहले तो वो यूक्रेन की जंग की तरफ थी, लेकिन उसके बाद अब वो जो तवज्जो है वो फलस्तीन और मिडल ईस्ट के जो इलाके में जंग जारी है उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा। जी कि देखा जाए तो फलस्तीन किसी से जंग नहीं चाहता। अच्छा। फलस्तीन के लोगों के पास ना फौज है, जी ना उनके पास असला है। जी। वो कैसे एक ऐसे पावर के साथ टकराएंगे जो दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में जिसका शामिल होता है। जी। तो फलस्तीन के जो इलाकों को इस्तेमाल कर कर कोई दूसरी ताकतें हैं जो ये उनके जो बेकसी है फलस्तीन की, कि वो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके इलाके को जबरदस्ती इस्तेमाल करके तो वो ये जंग उन्होंने शुरू की है। और अब ये जो ताकतें हैं, मेरा तो ये आपसे ये एक मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि उनको ये इलाके खाली करने चाहिए और फलस्तीन का मामला फलस्तीन के लोगों के हाथ में देना चाहिए, ताकि वो अपनी ही ताकत के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, अपनी टेरिटोरियम जो उनकी एक ऑक्युपाइड कंट्री है, उसके लिए वो डिप्लोमेसी के जरिए, सियासत के जरिए, डायलॉग के जरिए अपने मामलात को हल करे अपने हमसाया ममालिक से। जी। तो ये जो अब वहाँ पे जो कत्लो गारत हो रही है, तबाह बर्बादी हो रही है, तो ये मुझे इसका बहुत दुख है। जी और इसमें जो जानी और माली नुकसान हो रहा है और जो लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, जो हिजरत करके जा रहे हैं, जो अस्पतालों में जख्मी हैं, तो ये एक क़यामत बर्पा है उस जी इलाके में। जी। तो मैं ये अपील करता हूँ कि इस जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए और अपने मामलात को बातचीत के जरिए, गुफ्तगू गुफ्तगू के जरिए उनको हल किया जाए। और मैं उन ताकतों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो ये इलाके फ़लस्तीन के इस्तेमाल करके उन बेचारों की जो ज़मीनी हदूद को इस्तेमाल कर कर वो अपने बदले ले रहे हैं, तो मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि वो अपने ही मुल्क से डायरेक्ट अटैक करें जी एक दूसरे के ऊपर, जी। बजाय इसके कि वो एक ऐसे मुल्क को इस्तेमाल करें जिसके पास ना फौज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेरोजगारी उनके पास पहले ही है, ना उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पे वो इंडस्ट्री लगा सके, लोग काम कर सके। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की और मिडल ईस्ट के कंट्रीज की जो अमदाद है उसके ऊपर वो जिंदा रहते हैं, तो वो ये कदम नहीं उठा सकते। हम इसकी मजम्मत करते हैं जो ये जंग जारी है, जो ये कत्लेआम हो रहा है, और जो हम उन लवाहिकीन के साथ भी हमदर्दी रखते हैं जो इस जंग में शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उन सब को जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। हमारी दुआ है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वहाँ पर अमन कायम हो, जंग बंदी हो और अमदादी टीमों को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाए और फ़लस्तीन को उनकी खुद मुख्तारी और उनकी जो टेरिटोरियम, जो उनकी आज़ादी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मौका दिया जाए। जबरदस्त। आपने चेयरमैन की हैसियत से 3-4 मिनट में नाजरीन इन्होंने सब कुछ बयान कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। क्योंकि हमारे प्रोग्राम छोटे हैं आजकल,
तो इसलिए टिकटॉक की वजह से या वैसे भी लोग कहते हैं छोटा तबसरा करें, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अलहदा मैं आपसे प्रोग्राम लूंगा। जर्मनी में तारकीन वतन का बहुत बड़ा मसला है। आप जर्मनी में बड़े मुतहर्रक हैं, जर्मनों से भी ताल्लुकात हैं, हजारों से भी ताल्लुकात हैं। 2-3 मिनट में बताइएगा तारकीन वतन का यह मसला है तो किस तरह हल किया जाए। हुकूमत के लिए भी दर्द सर है, वो गैर कानूनी तारकीन वतन 2.5 लाख के करीब डिपोर्ट करना चाहते हैं। जी बताइएगा 2-3 मिनट में। जी, असल में ये तारकीन वतन जो लोग हैं, इनका कोई इशू नहीं है। अच्छा। अगर हकीकी सियासी साख्त को देखा जाए तो इसका कोई इशू नहीं है। असल में ये हमारी पार्टी, सियासी पार्टीज है जर्मनी में जो कई सालों से इक्तदार में है। जैसे आप CDU है जिसका नाम है क्रिस्टलिश डेमोक्रेट यूनियन, और उसकी जो एक सिस्टर पार्टी है CSU है, और इस तरह SAD है सोशल डेमोक्रेट्स यूनियन। और इनकी जो एक इत्तेहादी है, कभी वो राइट विंग पे जाके बैठ जाती है, कभी वो लेफ्ट विंग पे जाके बैठ जाती है, वो ग्रून है जिसको ग्रीन पार्टी कहते हैं। तो असल में इन तीनों पार्टियों ने, 4 पार्टीज जो इस मुल्क पे हुकूमत कर रही थी, इन्होंने जर्मन की सॉवरेनिटी को, डिग्निटी को, जर्मन के लोगों को धोखा दिया है। अच्छा। वो इस तरह इन्होंने धोखा दिया है कि जब SPD के चांसलर गेहार्ड श्रोडर साहब जब चांसलर थे जर्मनी के, तो उन्होंने अपने ओहदे का जो हलफ था उसके खिलाफ वर्जी करते हुए एक डिक्टेटर से, जो कि रूस का प्रेसिडेंट पुतिन है, उसके साथ प्राइवेट तल्लुकात कायम किए। अच्छा। अपनी जो उनकी टर्म थी, जो प्रेसिडेंट शाह की टर्म थी, उसके दौरान उनको ये इजाजत नहीं थी कि वो पुतिन के साथ, जो एक डिक्टेटर है जिससे आलमी अमन को और यूरोप के अमन को खतरा है, उन्होंने उसके साथ दोस्ती लगाई और उसका पुतिन ने भरपूर फायदा उठाकर अपने एटमी असला, अपनी जितनी भी उसकी इंडस्ट्रीज, उसने उस टर्म में उसको मजबूत किया। उसके बाद जब अच्छा वान साहब, असल में हमारे पास 1-1.5 मिनट है तो कुछ मैं इसमें बात खत्म करूंगा। मैं इसमें CDU की जब हुकूमत आई तो पुतिन ने अटैक किया क्रीमिया पे और उसको ऑक्युपाइड किया। उस वक्त थी CDU की हुकूमत, इन्होंने उसका बाइकाट नहीं किया, उससे गैस लाइन पाइप के मंसूबे पे दस्तखत किए, यानी कि इन्होंने कोई बाइकाट नहीं किया। उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और आज 2014 से लेकर 2023 तक ये जो टाइम है 9 साल, इन्होंने अपनी आर्मी को मजबूत नहीं किया जर्मन ने, इन्होंने अपने लोगों को मजबूत नहीं किया, क्योंकि यूरोप में अग्रेशन हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद ये रूस के साथ अच्छे तल्लुकात के ख्वाह रहे, जिसका रिजल्ट आज पूरी कौम जर्मन जंग में है। माली तौर पर भी मदद कर रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, और जब ये जंग की एक पार्टी बन चुकी है तो किसी वक्त भी हम जंग में जाती तौर पर भी शामिल हो सकते हैं। तो ये इन पार्टीज की एक गलत, जो इन्होंने धोखा दिया मुल्क को। अब ये आगे तारकीन वतन पर, मैं तारकीन वतन की बात ये करना चाहता हूँ कि आप 1945 में जाएं तो 22 मिलियन जर्मन जो थे वो जंग में शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी जानों से हाथ धोए थे। अब आप 1945 से लेकर 2023 में जाएं, अगर ये 22 मिलियन जंगों में अपनी जानों से हाथ ना धोते तो आज जर्मन की जो आबादी थी वो 150 मिलियन की होनी थी। अच्छा। यानी कि मिलियंस पीपल, इसमें 150 या 53 मिलियंस पीपल होने थे। आज हम हैं 83 मिलियन, जो जर्मन की टोटल आबादी है वो 83 मिलियन। लेकिन अब 83 मिलियन आज के वक्त है, हमारा पोटेंशियल है 150 मिलियन लोगों का। तो ये जो तारकीन वतन का इन्होंने इशू बनाया, ये इनकी सियासी नाकामी है। असल में इस मुल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अच्छा। अभी इनको लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, इनकी इंडस्ट्री जो है वो एक्सपैंड हो रही है, उसके लिए इनको काम करने के लोगों की जरूरत है। बजाय इससे कि ये इन लोगों को आप अपने सिस्टम के अंदर लेके आए, और जो इनका पोटेंशियल है ये अभी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग समा सकते हैं। लेकिन ये वही सोच है जो 1945 में इन्होंने अपने ही शहरियों का कत्लेआम कर दिया था मज़हब की तफरीक की बिना पे। आज वही सोच है कि अब वो तो नहीं रहे जिनको इन्होंने कत्लेआम किया, अब क्या है, मुसलमान है या तारकीन वतन जो लोग हैं, अब ये इनका टारगेट बन रहे हैं। अच्छा, अब इस तरह के इसी प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे नाजरीन। दूसरे प्रोग्राम में मैं तारकीन वतन और पाकिस्तान के बारे में इनसे बात करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे प्रोग्राम में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ।